नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी पर। दोस्तों हम लोग केवीएस की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। केवीएस इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ग्रामर को देख रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, अब 10 क्वेश्चन लाए हैं पेडागोजी से। मतलब उससे क्या रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे लिटरेचर से, जो कि लिटरेचर से संबंधित रहेंगे, टॉपिक्स उससे पूछे जाएंगे। और 20 क्वेश्चन किससे रहेंगे, ग्रामर से रहेंगे। तो दोस्तों ये जो क्लास दी जा रही है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिएगा। टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द हॉकर। पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द हॉकर सेलिंग इन द पोएम वोकेशन। वोकेशन पोएम में हॉकर जो है वो क्या सेलिंग करता है। तो ऑप्शन ए दिया गया बैंगल्स, ऑप्शन बी दिया गया मेडिसिन, ऑप्शन सी दिया गया फ्रूट्स, और ऑप्शन डी क्या है, बुक्स। तो यहाँ पे देखते हैं जो वोकेशन पोएम है उसमें हॉकर क्या सेल करता है, तो उसमें हॉकर बैंगल्स को सेल करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस टू द वॉलंटियर हु स्वेलोज 4 ड्रॉप्स ऑन द न्यू इन्वेंशन इन इन्वेंशन ऑफ वीटा वर्क। यहाँ पे देखते हैं क्या घटित होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है क्या रिंकलिंग होता है, ऑप्शन बी दिया गया है श्रीवेलिंग होता है, या ऑप्शन सी दिया गया बोथ ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों हैपन होता है। क्या रिंकलिंग और श्रीवेलिंग दोनों हैपन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है। क्या है, व्हाट हैपेंस इन द वॉलंटियर हु swallows 4 drops of the new invention in invention of वीटा वर्क। इन इन्वेंशन ऑफ वीटा वर्क में क्या घटित होता है, रिंकलिंग और श्रीवेलिंग दोनों घटित होता है। तो ऑप्शन ए सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न लिया गया, द ट्री यूज्ड इन द पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ये जो पोएम का नाम क्या दिया गया है, डैड एंड द कैट एंड द ट्री में क्या ट्री क्या यूज करता है। तो ऑप्शन ये दिया गया है क्या वॉबी है, ऑप्शन बी है हबी, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी है स्टडी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है वॉबी। इसका मतलब क्या होता है, स्टेबल, अनस्टेबल होता है। इसका मतलब होता है अनस्टेबल। तो जो पोएम दिया गया है डैड एंड द कैट एंड द ट्री वाज, इसमें क्या यूज करता है, ट्री यूज्ड इन द पोएम। ट्री किस प्रकार यूज होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब वो स्थिर नहीं होता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द प्रिंसेस सितंबर। द प्रिंसेस सितंबर स्टोरी है, इसके राइटर कौन है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया क्या विलियम ब्लेक है, ऑप्शन बी है समरसेट मॉम है, ऑप्शन सी दिया गया है चार्ल्स डिकेंस है, या ऑप्शन डी है रुडयार्ड किपलिंग। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो पोएम स्टोरी दी गई द प्रिंसेस सितंबर, इसके राइटर है समरसेट मॉम। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द फाइट। द फाइट जो स्टोरी दी गई है, इसके ऑथर कौन है, मतलब इसके राइटर कौन है। ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी दिया गया रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी दिया गया चार्ल्स लैम, या ऑस्कर, ऑप्शन डी जो दिया गया ऑस्कर वाइल्ड। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, रस्किन बॉन्ड। जो द फाइट स्टोरी है, इसके राइटर कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी जलेबीज। जलेबीज के ऑथर कौन है, ये जो स्टोरी दी गई जलेबीज, इसके ऑथर मतलब इसके राइटर कौन है। ऑप्शन ए है अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन बी दिया गया है पाओलो सोलो, ऑप्शन सी क्या दिया गया है गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन डी दिया गया रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए जो दिया गया अहमद नदीम कासमी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। जलेबी जो स्टोरी है, इसके राइटर कौन है, अहमद नदीम कासमी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हु इज द आर्टिस्ट वर्क ऑफ द आर्ट इन द चैप्टर भोली। चैप्टर भोली का जो दिया गया, इसमें जो आर्टिस्ट का काम करता है वो कौन करता है। भोलिस टीचर, क्या भोलिस टीचर होते हैं, या फिर ऑप्शन बी है भोलिस काऊ, भोलिस के काऊ होते हैं, या फिर ऑप्शन सी है भोली, या ऑप्शन डी दिया भोलिस फ्रेंड। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, जो भोली चैप्टर दिया गया उसमें आर्टिस्ट का काम कौन करता है, तो भोली करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द भिसाम्बर डिमांड एज डॉरी इन द स्टोरी भोली। जो भोली स्टोरी दी गई, इसमें जो भिसाम्बर होते हैं वो कितने डॉरी की मांग करते हैं, मतलब कितने दहेज की मांग करते हैं। ऑप्शन है 25,000 रुपीज, ऑप्शन बी दिया गया 10,000 रुपीज, ऑप्शन सी दिया गया है 5,000 रुपीज, ऑप्शन डी क्या दिया गया है 3,000 रुपीज। तो वहाँ पे जो भोली चैप्टर दिया गया उसमें जो भिसाम्बर होते हैं वो जब दहेज की मांग करते हैं तो 5,000 रुपीज की मांग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 5,000 रुपीज। अगला प्रश्न है,
Why the poet ran away when he saw a snake in the poem गार्डन स्नेक? गार्डन स्नेक जो पोयम है इसमें पोएट क्यों भाग जाते हैं, क्यों पोएट सर्प को देख के भाग जाते हैं? ऑप्शन ए दिया ही डिड नॉट लाइक देम, क्या वो सर्प को पसंद नहीं करते इस वजह से भाग जाते हैं? ऑप्शन बी दिया ही नोज दैट स्नेक्स आर वेरी डेंजरस, या वो जानते हैं कि सर्प क्या है बहुत खतरनाक होते इस वजह से भाग गए थे? ऑप्शन सी इट लुक्स वेरी फ्राइटफुल, ये बहुत खतरनाक दिखते हैं? या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे जो पोएट होते हैं वो द पोएम जो गार्डन स्नेक दिया गया इसमें जो पोएट होते हैं स्नेक को देख के क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि स्नेक क्या है, ये स्नेक बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ही नोज द स्नेक्स आर वेरी डेंजरस, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड? ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर दिया गया उसमें लेंचो किसकी आशा करता है, किस चीज की आशा करता है? ऑप्शन ए लेंचो वाज वेटिंग फॉर वेल्थ, लेंचो क्या धन की इच्छा करता है, उसकी इंतजार करता है? ऑप्शन बी दिया गया है लेंचो वाज वेटिंग फॉर ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए सोवर फॉर हिज राइप कॉर्न फील्ड एज इट वाज नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे जो लेंचो चैप्टर क्या है, चैप्टर है लेटर टू गॉड चैप्टर है, इसमें लेंचो किसकी मांग करता है? लेंचो आशा करता है भगवान से कि किसी भी प्रकार से एक मूसलाधार बारिश हो जाए या फिर एक फव्वारा आ जाए जिससे उसके जो पके हुए फसल है वो अच्छे से तैयार हो जाए, उसको वो काट के घर में रख सके ताकि उसके फसल वो अच्छे से चला सके, पूरे साल भर का अपना खर्चा चला सके। इस वजह से क्या आशा करता है, या तो एक मूसलाधार बारिश ही हो जाए या फिर कुछ फुहारे पड़ जाए जिससे उसके फसल अच्छे से हो जाए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विथ द रेफरेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? यहाँ पे देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वही पूछा जा रहा है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। सुपरलेटिव डिग्रीज superlatives normally consist of either est added to the end of the an adjective and the placed क्या है placed in the front of it or the most placed in front of the adjective। जो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है the adjectives good and bad also conform to the regular सुपरलेटिव फॉर्म मेंशन इन द स्टेटमेंट। यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सुपरलेटिव डिग्री के बारे में करेक्ट दिया गया। तो दोस्तों ध्यान देंगे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया वो ऑप्शन जो ए पहला ऑप्शन स्टेटमेंट है वही करेक्ट होगा। क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री नॉर्मली कॉन्सिस्ट, क्या कॉन्सिस्ट करता है? उसमें देखिए सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसके लास्ट सब जो एडजेक्टिव दिया रहेगा उसमें ईएस जुड़ा रहेगा। यदि वो ईएस जुड़ा के न बनता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए द मोस्ट का प्रयोग करते हैं, या फिर द मोस्ट का प्रयोग करें या फिर जिसमें EST लगा के बन सकता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म एग्जेप्ट कर लेता है। यहाँ पे केवल स्टेटमेंट ए सही है जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट जो दूसरा दिया है वो गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, यहाँ पे ओनली ए, ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा। केवल जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वही सुपरलेटिव डिग्री के बारे में सही स्टेटमेंट दिया गया है। अगला प्रश्न है इट वुड रादर इफ, यहाँ पे इफ वुड रादर रीड देन टॉक, यहाँ पे आई रहेगा, आई वुड रादर रीड देन टॉक। द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी शोज, ये जो अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किया गया ये क्या शोज कर रहा है, किस चीज को दिखा रहा है? क्या बता रादर देन रीड टू टॉक, वो क्या कर रहा है बोलने से अच्छा है कि हम पढ़ ले। ये क्या दिखा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है? ऑप्शन बी देखा स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्या अपनी दृढ़ इच्छा दिखा रहा है। ऑप्शन सी प्रिफरेंस दिखा रहा है, क्या किसी चीज के आगे पीछे करने की दिखा रहा है। या फिर डिटर्मिनेशन, क्या दृढ़ इच्छा दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखे प्रिफरेंस दिखा रहा है। प्रिफरेंस किस चीज की कर रहा है कि बात करने से अच्छा है कि हम पढ़ाई कर ले। तो क्या कर रहा है वो बात के अलावा बल्कि पढ़ाई को प्रीफर कर रहा है कि पढ़ाई करनी जरूरी, बात करना नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट गिवन चॉइस एज कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे देखिए वर्ब दिया गया उसका क्या करना है, सही फॉर्म को हमें यूज करना है। दिया गया आई ब्रैकेट में बी, देयर, सिचुएशन बी, डिफरेंट। तो ये जो बी है बी फॉर्म दिया गया है कि बी फॉर्म जो बी वर्ब होते हैं वो दिया गया है। बी वर्ब कौन से होते हैं, जो प्रेजेंट के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, ये सब इसमें पास्ट के वर्ब और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो बी वर्ब में आते हैं। देखते हैं आई हैज बीन देयर, सिचुएशन वाज डिफरेंट। यहाँ पे देखिए ये जो प्रेजेंट में दिया गया इधर पास्ट में नहीं होगा। आई वाज देयर, सिचुएशन वाज डिफरेंट।
नहीं, ऑप्शन सी दिया गया हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। ऑप्शन डी है हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी सही होगा, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आई मस्ट फिनिश द वर्क टूडे द अंडरलाइन वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी सोच। क्या ये जो अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट को किया गया, ये क्या सोच कर रहा है, किस चीज को दिखा रहा है? ऑप्शन ए है क्या कंपल्सन दिखा रहा है, आवश्यकता को दिखा, मतलब जरूरी जो है उसको दिखा रहा है, या लाइकलीहुड को दिखा रहा है, या फिर नेसेसिटी को दिखा रहा है, या फिर ऑब्लिगेशन को। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन की कोई बात नहीं की गई, ना तो कंपल्सन ना ही लाइकलीहुड की। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, नेसेसिटी, वो जरूरी को दिखा रहा है कि क्या जरूरी है। आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, हमें इस कार्य को आज समाप्त कर लेना चाहिए, तो ऑप्शन ए बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। तो ये जो नेवर को अंडरलाइन किया गया है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? ऑप्शन ए क्या ये वर्ब है, ऑप्शन बी दिया गया क्या ये प्रीपोजिशन है, या ऑप्शन सी दिया गया क्या ये एडवर्ब है, या ऑप्शन डी एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखते हैं वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन। तो यहाँ पे जो नेवर यूज किया गया है, किस लिए यूज किया गया है? ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, एडवर्ब। अगला प्रश्न है इट कुड लीड टू द। यहाँ पे देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही फॉर्म में दर्शाया गया, उसे हमें बताना है। इसके देखते हैं चारों ऑप्शन में हमें छांटना है कि कौन सा सही सेंटेंस है। दिया गया इट कुड लीड टू द काइंड ऑफ गुड लाइफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दैट वाज वंस द प्रिविलेज ऑफ द लकी फ्यू। ऑप्शन बी दिया गया है इट कुड लीड टू द काइंड ऑफ गुड लाइफ both spiritual and material that was once through privilege of the lucky few। ऑप्शन सी दिया गया it could lead to the kind of good life both spiritual and material that one once privilege of the lucky few। ऑप्शन डी क्या दिया गया है it could lead to the kind of good life both spiritual and, यहाँ पे देखिए इसके बाद कामा नहीं होगा, स्पिरिचुअल के बाद कामा नहीं होना चाहिए, एंड मटेरियल के बाद इसमें भी देखिए यहाँ पे सेमीकोलन का यूज कर दिया गया, जबकि नहीं होगा। फिर उसके बाद दैट रहेगा तो उसके बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे कॉमा का नहीं यूज रहेगा, इसमें भी देखिए नहीं यूज रहेगा। तो ऑप्शन बी जो दिया गया वो एकदम करेक्ट दिया गया है, इट कुड लीड टू द काइंड ऑफ गुड लाइफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दैट वाज वंस द प्रिविलेज ऑफ द लकी फ्यू। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यू सी कांट फॉरगेट सर। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है, जो पंक्चुएशन का सही यूज कहाँ पे किया गया है। यू सी कांट फॉरगेट हर। यहाँ पे देखिए कांट के बाद फॉरगेट के बाद कॉमा, या कांट के बाद जो कॉमा दिया गया ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखे यू सी कांट फॉरगेट सर। ऑप्शन सी देखते हैं यू सी के बाद कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन डी यू सी, यहाँ पे देखिए हाइफन का यूज नहीं होगा बल्कि कॉमा का यूज होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही दिया गया है, यू सी कांट फॉरगेट सर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बाई हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। ऑप्शन बी दिया गया बाई हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। ऑप्शन सी क्या दिया बाई हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। ऑप्शन सी डी क्या दिया बाई हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। तो यहाँ पे सही पंक्चुएशन का प्रयोग कहाँ पे किया गया, तो ऑप्शन बी में किया गया, बाई हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट नरेशन बताना। डायरेक्ट नरेशन दिया गया, हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। देखते हैं ही सेड अलास आई एम अनडन। क्या दिया ही सेड अलास। तो यहाँ पे अलास किसको दर्शा रहा है, ये दुख को दर्शा रहा है, दुख। अलास किसको दर्शा रहा है, दुख को दर्शा रहा है। तो क्या करते हैं देखते हैं ही एक्सक्लेम्ड अलास। यहाँ पे देखिए अलास का यूज नहीं करते हैं बल्कि सैडली का यूज कर देते हैं, वहां पे उसका अर्थ देते हैं जबकि वही शब्द नहीं लिखते हैं। ही टोल्ड नहीं होगा जबकि एक्सक्लेम्ड होना चाहिए। क्यों, इस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, टोल्ड की जगह में एक्सक्लेम का यूज करते हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा। ऑप्शन सी दे ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। ऑप्शन नन ऑफ द एबव नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन बताना दिया गया सेंटेंस ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। आप पूछा ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे देखते हैं सही फॉर्मेशन क्या होगा। ही सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी
अब देखते हैं कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे क्या रखते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए हम कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे जो इंट्रोगेटेड वर्ड रहता है, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसको रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंजक्शन के रूप में वेयर व्हाट रखेंगे। अब जो आगे का सेंटेंस दिया रहता है उसको नियम के अनुसार फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में कर देते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वो क्या कर देंगे, हम पॉजिटिव सेंटेंस में कर देंगे। तो देखते हैं क्या यू का क्या सेकंड पर्सन किसके अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो देखते हैं यहाँ यू का क्या हो जाएगा, आई वाज। आर का क्या हो जाएगा, वाज डूइंग। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेंज द नरेशन। यहाँ पे भी नरेशन बताना है। यू से आई कट द फिंगर। तो दोस्तों जब ध्यान देंगे, जब से दिया रहा है, इंडेफिनिट टेंस में दिया रहता है तो उसका से काम से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कुछ दिया गया है। देखते हैं यू से, फिर क्या रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या रखेंगे। जब अगला सेंटेंस देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या रखेंगे, दैट का यूज करेंगे। दैट फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू करेंगे। कट द फिंगर, देखते हैं किस ऑप्शन में, यू से दैट यू कट द फिंगर, ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट दिया गया। यहाँ पे देखिए सेट दे दिया गया, जबकि से का से ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इस वजह से का से करेंगे। यहाँ पे से है दैट कट द फिंगर, यहाँ पे यू से दैट, यहाँ पे आई दे दिया गया, जबकि क्या रहना चाहिए, यू रहना चाहिए। फिर से थर्ड लास्ट में क्या दिया गया, यू सेड दैट आई, यहाँ पर भी आई दे दिया गया, तो इस वजह से ये गलत हो जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, यू से दैट द यू कट द फिंगर, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब रोटेट्स। ये जो रोटेट्स वर्ड दिया गया इसमें क्या हम चेंजिंग करेंगे, देखते हैं। टीचर सेड, द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। क्या है, पृथ्वी क्या अपने अक्ष पर घूमती है। ये किस प्रकार की बात कही जा रही है, सार्वभौमिक सत्य है, ये सभी जानते हैं और ये हमेशा सत्य रहेगा। पृथ्वी क्या अपने अक्ष पर घूमती है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, टीचर जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ नंबर, पर्सन, केस सब बदलेंगे, जेंडर भी बदलेंगे, लेकिन क्या नहीं बदलेंगे, टेंस का कभी भी चेंजिंग नहीं होती है। यहाँ पे जो ये रोटेट दिया गया, इसको चेंज करने की बात है, क्या ये चेंज होगा, अगर होगा तो किस रूप में होगा। रोटेटेड नहीं होगा, न तो रोटेटिंग होगा, न ही रोटेट होगा, न तो नन ऑफ। यहाँ पे देखते हैं नो चेंज इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी प्रकार के चेंज की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, जो टेंस दिया गया उसी में रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो रहता है उसका टेंस कभी भी नहीं बदलता है। यहाँ पे क्या सही रहेगा, ऑप्शन डी, नो चेंज इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी प्रकार के चेंज की आवश्यकता नहीं है। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द इडियम ओवरहेड ईयर। ओवरहेड ईयर जो दिया गया इसकी मीनिंग हमें बताना है कि क्या इसका अर्थ होगा। ये इडियम फ्रेजेस दिया गया, मुहावरा है, क्या इसका मतलब कंफ्यूज रहेगा। ऑप्शन बी वरीड, ऑप्शन सी वेरी हाई, या ऑप्शन डी डीपली। तो यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन डी रहेगा, डीपली। इसका मतलब क्या होता है, ओवरहेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स। ये जो इडियम फ्रेजेस दिया गया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डीपली, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द इडियम एन एक्स टू ग्रीन। इसका मतलब क्या होता है, एन एक्स टू ग्रीन। ऑप्शन ए दिया गया सम सेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्व, ऑप्शन बी दिया गया है प्रिपेयर फॉर ए जर्नी, ऑप्शन डी। सी क्या है, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ऑप्शन डी क्या दिया गया है, टू बारो फ्रॉम समवन। तो ये एन एक्स टू ग्रीन मतलब क्या होता है, सम सेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्व, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, सम सेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्व, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कंप्लीट द इडियम फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे इडियम फ्रेजेस के द्वारा हमें क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दिया क्या दिया गया, आफ्टर द प्राइम सस्पेक्ट, आफ्टर द प्राइम सस्पेक्ट वाज रूल्ड आउट द पुलिस इंक्वायरी वाज बैक टू स्क्वायर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। ऑप्शन ए दिएगा 1 2 3 10, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा 1। अगला प्रश्न है द फ्रेज टू फुट द बिल, टू फुट द बिल, इसका मतलब क्या है, ये इडियम फ्रेजेस दिया गया, इसका मतलब टू फुट द बिल। देखते हैं क्या दिया गया है,
टू रिजेक्ट द बिल, क्या रिजेक्ट करना है, टू पे द बिल, टू पे द बिल होगा, या फिर टू रिटर्न द बिल, या फिर दिया गया है टू एक्सेप्ट द बिल। तो लोग कहते हैं ना मैं उसका पैसा उसके मुंह पे मार दूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे टू फीट द बिल मतलब क्या होता है, टू पे द बिल, उसका पैसा मैं उसको वापस कर दूंगा। इसको यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टू पे द बिल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इफ यू वर अप इन आर्म्स यू वुड बी, इसके बाद क्या रहेगा, यू हैड बी, इसके आगे क्या सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना, देखते हैं क्या दिया गया है। होल्डिंग समवन यू लव, ऑप्शन ए प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली, ऑप्शन सी है फीलिंग मच स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, या ऑप्शन डी क्या दिया गया है, फाइटिंग ए लॉसिंग बैटल। तो यहाँ पे सही क्या, इफ यू वर अप इन आर्म्स यू वुड बी प्रोटेस्टिंग, यू हैड बी प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ही वाज इन ए ब्राउन स्टडी, इन ए ब्राउन स्टडी जो इडियम फ्रेजेस दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, दिया गया है इन हिज स्टडी रूम, या ऑप्शन सी दिया गया है एब्सेंट माइंडेड, या ऑप्शन बी क्या दिया अब्सॉर्ब्ड इन रीडिंग, या ऑप्शन सी क्या डी क्या दिया गया इन ए स्टेट ऑफ शॉक। तो यहाँ पे देखते हैं इन ए ब्राउन स्टडी मतलब क्या होता है, इन ए ब्राउन स्टडी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं एब्सॉर्ब्ड इन रीडिंग, क्या होता है एब्सॉर्ब्ड इन रीडिंग, रीडिंग में क्या करना है एब्सॉर्ब मतलब ग्रहण करने से होता है, इन ए ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है एब्सॉर्ब्ड इन रीडिंग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा एब्सॉर्ब्ड इन रीडिंग। अगला पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, कॉलम दिया गया, सेंटेंस इस तरफ दिया गया है और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस तरफ दिया गया है। तो एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, पार्ट्स दिए गए, इसको कॉलम में बनाया गया, देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। दिया गया पहला, सम पोएट्स आर एज ग्रेट एज टेनिसन, तो यहाँ पे देखिए एज का यूज कर दिया गया, एज ग्रेट एज टेनिसन, ये क्या है पॉजिटिव डिग्री में है, ये सही है। ऑप्शन बी क्या दिया गया, लीड इज हैवियर देन ऑल द अदर मेटल्स, यहाँ पे देखिए हैवियर क्या किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया, हैवियर देन, ये किसमें आ जाए कंपैरेटिव, ये सही दिया गया है। ऑप्शन सी दे मद्रास इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स, यहाँ पे देखते हैं बिगेस्ट, अभी हमने सुपरलेटिव डिग्री की पहचान बताई है कि जिस भी क्या रहेगा एडजेक्टिव के में EST जुड़ा रहेगा उसके पहले द का यूज किया रहेगा, वो किसमें रहेगा सुपरलेटिव डिग्री में। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कंपैरेटिव, यही यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बिगर होना चाहिए था, लेकिन बिगेस्ट दे दिया गया तो सुपरलेटिव हो गया, तो यहाँ पे कंपैरेटिव दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन यही सही होगा। फिर अगला देखते हैं, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी सही दिया गया है। कैसे हम पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए रिचेस्ट, रिच में क्या जोड़ा है EST जोड़ा गया है, फिर उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया, तो इस अनुसार ये भी मैच सही है। मैचिंग में क्या गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया गया है, मद्रास इज वन ऑफ द बिगेस्ट की जगह क्या होना चाहिए, वन ऑफ बिगर देन ऑफ इंडिया टाउन्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे देख सेंटेंस दिया गया, इसका क्या बनना है पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, हु से संबंधित जो भी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा अलग तरीके से बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। जैसे हु डू दिस, ये सेंटेंस दिया गया, इसका क्या करना पैसिव वॉइस हमें बनाना है। तो हु हैज डन दिस, बाय हुम वाज दिस डन, दिस वाज डन बाय समवन, दिस वाज डन बाय हाउ। तो यहाँ पे देखते हैं जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम बाय होम का प्रयोग करते हैं, हु का क्या करेंगे बाय होम कर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके अनुसार करेंगे, क्या बाय होम के अनुसार करेंगे, तो नहीं, किसके अनुसार दिस के अनुसार करेंगे। दिस क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या रहेगा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है तो पास्ट का पास्ट में करेंगे तो वाज हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं दिस का क्या करेंगे, दिस करेंगे, और डिड का क्या कर देंगे, डन कर देंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या रहता है थर्ड फॉर्म का यूज किया था। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी मैच कर रहा है, बाय हुम वाज दिस डन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो ये हो गया किसका पैसिव वॉइस, हु डिड दिस, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, बाय होम वाज दिस डन, ये सही होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हमारे TGT, PGT, PRT तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा साथ आप लोग ऐसे ही देते रहिएगा, और हमारा चैनल अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।